हेलो एंड वेलकम बैक टू गुरमेर साइंस स्टूडियो। हम कर रहे हैं सिस्ट्रेली 6th एडिशन चैप्टर नंबर 6 मेमोरी, और आज इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो होने वाली है। न्यूरोसाइंस ऑफ मेमोरी के बारे में हम समझेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजिकल पार्ट है इसमें दैट वी विल अंडरस्टैंड एंड वी विल बी डन विद द चैप्टर। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विद योर नोटबुक एंड योर स्टेशनरी, योर पेन, इफ यू आर मेकिंग नोट्स विद मी। इफ नॉट तो आप सिर्फ समझ लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी, द वेयर मतलब मेमोरी कौन सी हमारी कहाँ पे स्टोर होती है, व्हाट इज द लोकेशन, ये उसके बारे में। देखो इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, ये जो फ्यू पॉइंट्स हैं ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग दैट यू शुड रिमेंबर। नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या इम्प्लिसिट मेमोरी जिसको हम बोलते हैं, वो स्टोर होती है हमारी सेरेबेलम में, जहाँ पे हमारे स्किल्स, हैबिट, सारे कंडीशन रिस्पॉन्सेज जहाँ पे स्टोर होते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी की बात करें तो वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि वेरी फ्रंटल लोब, ठीक है, जैसे फ्रंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, ऑसिपिटल लोब है, ये सब हमारे लोब्स हैं, आपको पता है ब्रेन के, ठीक है। तो फ्रंटल लोब का भी वेरी फ्रंट, एक तो हो गया ये फ्रंटल लोब है, ठीक है, उसका भी मतलब काफी आगे वाला, बिल्कुल आगे वाला हिस्सा, उसको बोल रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। प्री मतलब पहले, तो फ्रंटल लोब से भी पहले जो ये छोटा सा हिस्सा है आगे वाला, उसको बोल रहे हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। वो और टेम्पोरल लोब में जो है हमारी स्टोर होती है। वैसे भी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है, हमने उसको होल्डिंग के लिए, मेंटेनेंस रिहर्सल जब हम करते हैं, मेंटेन करने के लिए उसको थोड़ा सा शॉर्ट टाइम के लिए बस उसको वहां पे रहना होता है, राइट, स्टे करना होता है। फियर मेमोरीज, एमिगडाला, ये तो आपको कभी भूलना ही नहीं चाहिए। एमिगडाला के आगे ना मैं पता क्यों नहीं भूलती कि इमोशन से रिलेटेड है एमिगडाला, क्योंकि जब भी एमिगडाला आता है ना मैं हार्ट बनाती हूँ ऐसे पिंक अपने नोट्स में भी, सो दैट एमिगडाला जो है आपका इमोशंस से जुड़ा हुआ है, ये बात आप कभी नहीं भूलो। तो जो फियर की मेमोरीज हैं वो एमिगडाला में स्टोर होती हैं। सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस में स्टोर होती है। टेम्परेरी होल्डिंग होती है यहाँ पे बिफोर उसको कॉर्टिकल, हायर कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन में भेजा जाए। तो टेम्परेरी जो स्टोरेज होती है सेंसरी मेमोरी को, देखो सेंसरी, कई बार हम सेंसरी हमने पढ़ा है जो सेंसरी मेमोरीज हैं उसमें एनकोडिंग फेलियर भी होता है, राइट। सो एनकोडिंग फेलियर मतलब कि हमने एनकोड ही नहीं करा, तो और उसके बाद अगर हमें कोई डिसीजन लेना है या कुछ उस पर सोच विचार करना है, कुछ ध्यान देना है, तो वो आगे, वो तो उस पे मतलब हायर लोब्स के फंक्शन है, ठीक है। सो थैलेमस में तब तक रहते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन, थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी होल्डिंग वो करता है, उसके बाद उसको हायर एरिया ऑफ द ब्रेन में भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए। नाउ आ गया डिक्लेरेटिव मेमोरी यानी कि एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसमें सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक दोनों ही है। सिमेंटिक मेमोरी, आई होप कि आपको याद हो सिमेंटिक मेमोरी क्या है। सिमेंटिक मेमोरी वो मेमोरी है जो आपके फैक्ट्स से जुड़ी है, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, ये एक फैक्ट है, ठीक है, तो वो सिमेंटिक मेमोरी हुई। तो ये आपकी फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में होती है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एरियाज एज शॉर्ट मेमोरी, ठीक है। सेम एरियाज नहीं होते, जैसे मतलब आपका ये ब्रेन है, ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो एक ही वो है, बट सेम लोकेशन, सेम ही स्पॉट पे नहीं होंगी बेसिकली। देन वी कम टू एरियाज एडिंग स्टोरेज और रिट्रीवल। तो इसमें पोस्टीरियर पैराइटल कॉर्टेक्स, एन एरिया दैट इज एट द वेरी बैक ऑफ द पैराइटल लोब। पैराइटल लोब कहाँ होता है ब्रेन में, सेंटर पे। आई होप कि आपको याद है कि ये आपका ब्रेन है, ये हल्का सा सेरिबेलम होता है, तो फ्रंटल लोब यहाँ होता है, यहाँ टेम्पोरल लोब होता है, यहाँ फ्रंटल लोब होता है, पीछे बैक पे ऑसिपिटल लोब होता है, ठीक है, और यहाँ पर आता है पैराइटल लोब। तो पैराइटल लोब का पोस्टीरियर पार्ट, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला, ठीक है, तो वहां पर जो होते हैं वेरी बैक ऑफ द, मतलब ऑलमोस्ट जहां पैराइटल लोब खत्म हो रहा है, वहां पर आपको ये स्टोरेज और रिट्रीवल वाला मिलेगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर रिट्रीविंग एपिसोडिक मेमोरीज के रिट्रीवल में इंपॉर्टेंट है। एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ एपिसोडिक मेमोरीज की अगर बात करें, देन पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एन एरिया अबव एंड टुवर्ड्स द एरिया ऑफ कॉर्पस क्लोसम। कॉर्पस क्लोसम आपको पता है क्या होता है, ईच हेमिस्फेयर। कॉर्पस क्लोसम वो है, अब आपको पता है हमारे ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है और हमारे ब्रेन का राइट हेमिस्फेयर, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है। और ये जो जुड़े होते हैं वो कॉर्पस क्लोसम की वजह से जुड़े होते हैं। तो कॉर्पस क्लोसम का वो एरिया है टुवर्ड्स द अबव एंड टुवर्ड्स रियर एरिया ऑफ कॉर्पस क्लोसम, वहां पे पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, वहां पे एनकोडिंग एंड रिट्रीवल ऑफ
एपिसोडिक मेमोरीज होता है। डैमेज यहाँ पर पाया जाता है अक्सर अल्जाइमर डिजीज में। तो जब अल्जाइमर के पेशेंट होते हैं, उनके ब्रेन की स्कैनिंग वगैरह होती है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज जो है इसी एरिया में पाया जाता है। ठीक है जी, इसमें तो देखो कुछ समझने वाला था नहीं। ये सारे पॉइंट्स, सातों के सातों पॉइंट्स आपको मेमोराइज करने हैं, आपको याद करने हैं कि कौन सी मेमोरी कहाँ होती है। इसमें कुछ इतना समझाने वाला नहीं है ना। अब चलते हैं हम फिजिकल चेंजेस दैट हैपन। हमने ये बात करी थी कि मेमोरी, जब हम कुछ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है तो कुछ ना कुछ जो है बदल जाता है हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में। अगर आपको याद हो तो, पिछली सारी वीडियोस याद हो तो स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे थे कि भाई ब्रेन में स्ट्रक्चर में कैसे क्या चेंजेस हो जाते हैं, तो वो हम यहाँ पे फिजिकल चेंजेस जो एक्चुअली होते हैं ब्रेन में, जब वो एक मेमोरी को स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है वो मेमोरी, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नाउ मेमोरी इज नॉट अ वन फिजिकल चेंज, इट्स मेनी चेंजेस। एक चेंज नहीं होता, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। नंबर 1, चेंजेस इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर साइज। अब आपको ये पता है कि भाई डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूरॉन, डेंड्राइट्स एंड डेंड्राइट्स आगे वाला हिस्सा होता है, देन एक्सॉन, है ना। तो न्यूरॉन का आपको स्ट्रक्चर पता है, और आपको पता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब कम्युनिकेट करता है तो ऐसे करके एक रिसेप्टर साइट्स होती हैं उसकी, जहाँ पे रिसेप्टर्स बने होते हैं और आके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि चेंजेस इन द रिसेप्टर साइट्स, मतलब बहुत सारे मच मोर रिसेप्टर साइट्स अपीयर हो जाते हैं। न्यूरॉन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स, और जिससे स्ट्रॉन्गर कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहला चेंज तो ये होता है जब मेमोरी, एलटीएम की बात हो रही है ये बाय द वे, कि जब एक मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, जब आपको याद है। चेंजेस इन द सेंसिटिविटी ऑफ साइनैप्स। साइनैप्स क्या है? साइनैप्स वो कम्युनिकेशन है जो न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से करता है। साइनैप्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन होती है न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन्स क्या है? ब्रेन सेल्स है। साथ साथ ना पिछला थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको कहीं पे भी कुछ भी स्किप ना हो, है ना। रिपीटेड स्टिमुलेशन मेक्स साइनैप्स स्ट्रॉन्गर। अब मान लो कि ये न्यूरॉन फायर कर रहा है, जैसे ये न्यूरॉन फायर कर रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार ये फायर करेगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कनेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। जितनी बारी फायर करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग इनका कनेक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन विच इज अ मेजर मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग। लर्निंग में यही होता है। क्यों हम कहते हैं कि आप लिख लिख के भी याद करो, जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व कर सकते हो करो, क्योंकि क्या होगा, बार बार उसको रिहर्सल करने से, उस चीज़ को, ठीक है, याद करने से, बार बार उसको बोलने से या लिख लिख के पढ़ने से, वो न्यूरॉन का जो कनेक्शन है ना आपका, वो स्ट्रांग होगा, और जो आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी और रिट्रीवल में भी आसानी होगी। ठीक है जी। तीसरा चेंजेस क्या होता है? चेंजेस इन द डेंडराइट्स। अभी बात करा हमने कि डेंडराइट्स होते हैं न्यूरॉन का, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो डेंडराइट्स होते हैं, फिर मतलब सेल बॉडी है, देन एक्सॉन है, और पीछे जो है टेल पार्ट होता है, राइट। जो हमारे इन्फॉर्मेशन, ये आपको पता है, अगर आपको याद होगा पिछली वीडियोस, तो ये यहाँ से इन्फॉर्मेशन डेंडराइट्स रिसीव करते हैं, यहाँ से सारी एक्सॉन से प्रोसेसिंग होती है, डेंडराइट्स उसको रिसीव करते हैं, और यहाँ पे टर्मिनल बटन्स होते हैं जो उसको आउट करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, सो दिस इज इनकमिंग, दिस इज आउट गोइंग ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो वो बोल रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ हमारी कोई मेमोरी में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो क्या होता है, डेंडराइट्स भी चेंज होते हैं, मतलब न्यू ब्रांचेस डेंडराइट्स की ग्रो होती हैं। ठीक है, और न्यू कनेक्शंस बनते हैं। सो डेंडराइट चेंजेस इट्स शेप्स, डेंडराइट चेंजेस इट्स शेप्स, न्यू ब्रांचेस आती हैं, न्यू कनेक्शंस बनते हैं। सो दैट इज वाई, सी, तभी हम बोलते हैं कि जो मेमोरीज है ना, वो चेंज कर देते हैं इंसान को बहुत ज़्यादा। मतलब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं आजकल देख रही हूँ सिनारियो, पीपल आर एंटरिंग इनटू मल्टीपल रिलेशनशिप्स एंड दिस एंड दैट, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। आई जस्ट वांट टू से रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स। जितने लोगों के साथ आप जितनी इस तरीके की मेमोरीज क्रिएट करेंगे, उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगा। They become part of you, they become part of your personality, somewhere they influence you so much so। आप देखो सेल्यूलर लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, मत करो।
do not create memories, this kind of entering into one relationship, creating memories, then entering into second relationship, third relationship, fourth relationship. Do not do this. This is really bad. Okay. Anyways, फोर्थ पॉइंट करते हैं, प्रोटीन्स इनसाइड द न्यूरॉन चेंजेस। तो न्यूरॉन्स के अंदर जो प्रोटीन है ना, वो भी चेंजेस होते हैं। मतलब न्यू प्रोटीन्स बनते हैं जो लॉक करते हैं मेमोरी को, एंड दिस इज वाई फॉर्मिंग मेमोरीज रिक्वायर टाइम, एनर्जी, स्लीप। इस स्लीप क्यों, ये भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है, कि स्लीप क्यों मैं बोल रही हूँ। टाइम, एनर्जी, स्लीप सब कुछ चाहिए होता है एक मेमोरी को आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनने के लिए। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब कोई चीज़ जाती है तो आप देख रहे हो कि सेल्यूलर लेवल पे वो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, ओके, बिकॉज जो मैं सिनारियो आजकल देख रही हूँ, हाउ kids are behaving, how small children, young people एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, फिर दूसरे में, तीसरे में, और ये सब जो भसड़ मचा रखे है, डू नॉट डू दिस, ओके, इट्स नॉट गुड, मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। ओके, 6 मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ये जो कैंडल की डिस्कवरी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। 6 की मॉलिक्यूल्स हैं दैट हेल्प कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब STM से जो LTM तक का सफ़र है, उसमें ये 6 मॉलिक्यूल्स हैं, की मॉलिक्यूल्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ये तो नाम है, ये तो सब आप ऐसे ही नाम है, मतलब ये तो ऐसे ही नाम है इन द सेंस कि ये नेम यही है, PK, CRE, ये सब, तो यू हैव टू मेमोराइज दिस। दीज मॉलिक्यूल्स हेल्प इन लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड अप्लाई टू बोथ इम्प्लिसिट मेमोरी भी और एक्सप्लिसिट मेमोरी भी, दोनों में ये रोल प्ले करते हैं। मैनी न्यूरॉन्स मस्ट चेंज टुगेदर एज पार्ट ऑफ अ लार्ज सर्किट। सिर्फ ये जो चेंजेस हैं, सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा कि एक न्यूरॉन में चेंज हो रहा है, ये मल्टीपल न्यूरॉन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स न्यू ब्रांचेस निकाल रहे हैं, ये प्रोटीन के लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, ये 6 मॉलिक्यूल्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। और सिर्फ एक उसके साथ न्यूरॉन के साथ नहीं हो रही, मल्टीपल न्यूरॉन्स लार्ज सर्किट पे ये चेंजेस हो रहे हैं। नाउ कलेक्टिवली ये जो साइनेप्टिक हमने ऑल्टरेशंस की बात करी, जो उसमें चेंजेस होते हैं, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की जब हमने बात करी, जो 6 मॉलिक्यूल्स की हमने बात करी, और जो भी और चेंजेस होते हैं, इन सबको कलेक्टिवली, ठीक है, कलेक्टिवली इन सब चेंजेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या है? मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब कि आपके सिनेप्टिक चेंजेस हुए, आपके सम प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, डेंड्राइट ग्रोथ हुई, मॉलिक्यूलर चेंजेस हुए, और ये सब चेंजेस बन के एक ऐसी मेमोरी बन गई जो कि स्टेबल है और लॉन्ग टर्म है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या होता है? मतलब एक सॉलिड मेमोरी कैसे बन जाती है, वो उसका ये सारा प्रोसेस है इन शॉर्ट, ठीक है। तो स्लीप कैसे, हमने बात करी थी ना, कि जब मैंने आपको बोला था यहाँ पे, अरे वो स्लाइड कहाँ गई, रुको, हाँ, हमने यहाँ पे बात करा था कि आप अपनी टाइम देते हैं, आप अपनी एनर्जी देते हैं, एंड यू ऑल्सो गिव स्लीप टू फॉर्म लॉन्ग टर्म मेमोरीज। तो वो ये स्लीप बता रहे हैं, स्लीप क्या, N2 वाला स्लीप। अब हमने स्लीप साइकिल पढ़ा हुआ है, प्लीज़ ये मत बोलना कि आपको याद नहीं है, ठीक है। हमने स्लीप साइकिल पढ़ा था, N1 स्लीप थी, N2 स्लीप थी, एंड देन N3 स्लीप थी। ये लाइट स्लीप होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा 50% ऑफ द आपका स्लीप टाइम, जितना भी आप सोते हो, सबसे ज़्यादा टाइम आप यहीं स्पेंड करते हो, और फिर ये सबसे डीप स्लीप होती है, ठीक है, N3 में। तो N2 इज द स्लीप जहाँ पे स्लीप स्पिंडल्स भी होते हैं, अगर आपको याद हो तो। स्लीप स्पिंडल्स क्या होते हैं? बर्स्ट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, ठीक है। तो स्लीप में आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन हो रही होती है, इसीलिए बोलते हैं कि एक रात, और रिफाइनमेंट भी वहीं होती है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन ली है, इसलिए बोलते हैं कि एक रात पहले सारा क्रैम मत करो एग्जाम। ये नहीं है कि कल एग्जाम है और रात पूरी रात जाग के पढ़ रहे हैं और ये भी लर्न कर लें, ये भी, भैया आपके दिमाग में कितना लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। उस टाइम जब क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको ये तो लगेगा कि हाँ मैंने कुछ ऐसा पढ़ा तो था, आपको रिट्रीवल नहीं हो पाएगा, रिकॉल नहीं हो पाएगा, तो फ़ायदा क्या है?
तो सोना ज़रूरी है मेमोरी कंसोलिडेशन के लिए। अगर आप आराम नहीं करेंगे तो जो आपने पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में एंटर नहीं करेगा। ब्रेन को उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक भेजने के लिए ये जो सारे चेंजेस होने हैं, ठीक है, सिनेप्टिक ऑल्टरेशंस होनी है, न्यूरल स्ट्रक्चर में चेंजेस होने हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होना है, न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन के वो डेंड्राइटनेस स्ट्रांग होना, ये सब प्रोसेस करने में भाई टाइम लगता है ना। तो ये सब टाइम ये नहीं हो पाएगा अगर आप सोएंगे नहीं। दैट इज़ वाई वी से अपना सिलेबस पहले ख़त्म करो, और अगर ख़त्म है रिवीजन विवीजन करो, पर सो ज़रूर। चाहे आप 3-4 घंटे की नींद लो, लेकिन आप सो ज़रूर एग्ज़ाम से पहले, ताकि जो भी थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा सकता है उतना तो जाए ना, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिट्रीवल कर सको, उसको निकाल सको कि हाँ ठीक है। ये नहीं कि मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं सारी रात जाग रहा था, अब मेरा ब्रेन टायर्ड है, फटीग एकदम महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं हो। ठीक है। ओके, सो हिप्पोकैम्पस का भी इसमें रोल होता है। हिप्पोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम एंड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू लॉन्ग टर्म डिक्लेरेटिव मेमोरीज। एक केस है एचएम का, इसको एचएम के नाम से ही जानते हैं, पर इनका नाम है हेनरी गुस्तव मलेसन। ये 16 साल के थे व्हेन ही बिगेन टू सफ़र फ्रॉम एपिलेप्टिक सीजर्स। इनको झटके एकदम सीजर्स आते थे बहुत ज़्यादा। 11 साल बाद, मतलब ऑलमोस्ट 27 साल के जब ये हो गए, तो इन्होंने ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन तो बेसिकली इनका कराने का ये मकसद था कि मेरे ये जो सीजर्स मुझे आते हैं ये बंद हो जाएं। हाँ, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हिप्पोकैम्पाई एंड एडजस्टेंट मीडियल टेम्पोरल लोब के स्ट्रक्चर्स जो हैं ब्रेन से रिमूव कर दिए थे, ये सोच के, इस होप में कि सीजर्स उनके रुक जाएंगे। पर ऐसा ऐसा हुआ तो, पर कंप्लीटली नहीं रुके। ठीक है, उनके सीजर्स कंप्लीटली नहीं रुके, पर टाइम गैप ज़्यादा हो गया। मतलब मान लो कि अभी अटैक आया और फिर उनको हर आधे घंटे बाद अटैक आता है, तो अब शायद 2 घंटे बाद अटैक आता है। ठीक है, मतलब टाइम फ्रेम जो है लंबा हो गया, टाइम गैप, लेकिन सीजर्स कंप्लीटली एलिमिनेट ही हो गए, चले ही गए, ऐसा नहीं हुआ। उनकी एबिलिटी, हिज एबिलिटी टू फॉर्म न्यू डिक्लेरेट मेमोरीज वाज प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। जहाँ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ा रिमूवल के बाद, ये मीडियल टेम्पोरल लोब स्ट्रक्चर्स के रिमूवल के बाद या हिप्पोकैम्पाई के रिमूवल के बाद, वो था उनका डिक्लेरेटिव मेमोरीज में। तो यहाँ से उनको समझ आया, जो मतलब स्टडी करते हैं ब्रेन को रिसर्चर्स वगैरह को, कि हिप्पोकैम्पस का बहुत बड़ा रोल है मेमोरी को कंसोलिडेट करने में और न्यू फैक्चुअल मेमोरीज को स्टोर करने में। जस्ट इन केस इफ यू आर वंडरिंग कि ये हिप्पोकैम्पाई क्या होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, जैसे यहाँ पे हिप्पोकैम्पस लिखा है, तो मैंने आपको बताया ना, राइट ब्रेन होता है और लेफ्ट साइड का मतलब होता है। तो जो ब्रेन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर है, वही ब्रेन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पर भी हैं। दैट इज हाउ वो पूरा एक ब्रेन है। ठीक है, और कॉर्पस क्लोसम के थ्रू वो जुड़ा होता है। तो हिप्पोकैम्पाई प्यूरल फॉर्म है हिप्पोकैम्पस का। ठीक है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। कोई नया स्ट्रक्चर नहीं है, बस हिप्पोकैम्पाई इट्स अ प्यूरल फॉर्म ऑफ हिप्पोकैम्पस। मतलब हम हिप्पोकैम्पाई बोल रहे हैं क्योंकि हम दोनों लेफ्ट एंड राइट से साइड के जो स्ट्रक्चर हैं ब्रेन के, उसको लेके बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिप्पोकैम्पस स्टोर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिटेल। अब वो बता रहे हैं कि हिप्पोकैम्पस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो डिफरेंट लेवल ऑफ डिटेल्स, जैसे सम हिप्पोकैम्पस के जो कुछ रीजंस हैं वो फाइन डिटेल्स को कैप्चर करते हैं और कुछ ब्रॉडर मेमोरीज को। जैसे कि अगर मान लो क्लास के बाद आप कहीं खाने पीने गए अपने फ्रेंड के साथ और वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, हमने ये ऑर्डर किया, ये वो, जो ये ब्रॉडर मेमोरीज जो हैं, तो हिप्पोकैम्पस के एक हिस्से में ये वाला ब्रॉडर मेमोरी हो जाएंगी और एक हिस्से में फाइन डिटेल्स। कि मान लो कि कोई टेक्स्ट आया, आपने किसी और फ्रेंड को टेक्स्ट किया चलने के लिए, उसने कुछ आपको बोला टेक्स्ट पे, तो वो आपको याद है एग्जैक्टली कि तूने ये कहा था, मुझे पता है तूने ये लिखा था टेक्स्ट में। ठीक है, ऐसे फाइन डिटेल्स। ना पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, पीसीसी जिसको बोलते हैं, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलटीएम, लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये जो एरिया होता है, इट शोज द एक्टिविटी ऑफ एनकोडिंग व्हेन यू रिहर्स इन्फॉर्मेशन। जब आप किसी इन्फॉर्मेशन की रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल मतलब आप बार बार दोहराते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, तो ये ब्रेन स्कैन्स के थ्रू, बाय द वे ऑफ कोर्स, हमें ये सब पता चलता है कि कौन से ब्रेन का एरिया एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे हलचल हो रही है उस समय, कहाँ पे कहाँ पे जो है ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके फायर कर रहे हैं।
देन शोज एक्टिविटी अगेन ड्यूरिंग रिट्रीवल। तो एनकोडिंग के टाइम और रिट्रीवल के टाइम, या मतलब जब आप कोई मेमोरी जो आप इंफॉर्मेशन है उसको रिहर्सल कर रहे हैं या रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में ही पीसीसी का काफ़ी रोल होता है। वाई दिस मैटर्स? बिकॉज द सिमिलैरिटी बिटवीन ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग एनकोडिंग एंड रिट्रीवल प्रिडिक्ट्स हाउ वेल यू रिमेंबर समथिंग। अगर आपकी एनकोडिंग में और रिट्रीवल में जो ब्रेन एक्टिविटी हो रही है उससे पता चलता है कि आपको कितनी अच्छी तरीके से सब कुछ याद है। ठीक है, मतलब रिट्रीव में एकदम बल्ब जल रहा है, ट्यूबलाइट ऐसे फड़क फड़क के जल रही है, ठीक है, ऑन ऑफ हो रही है तो इसका मतलब ज़्यादा अच्छे से कुछ याद है नहीं ब्रेन एक्टिविटी। रोल क्या है? हेल्प्स लिंक इन एपिसोडिक एंड सिमेंटिक दोनों ही मेमोरी। एपिसोडिक मतलब जो आपकी लाइफ के इवेंट्स होते हैं, और सिमेंटिक फैक्ट्स जैसे कि मैंने आपको बताया ही था। वन ऑफ द फर्स्ट एरिया जो डैमेज होता है वो होता है अल्जाइमर डिसीज में, ये पीसीसी भी डैमेज होता है। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। डिसऑर्डर्स जैसे कि पहला डिसऑर्डर है इसमें रेट्रोग्रेड अमनीशिया। ठीक है, अब रेट्रोग्रेड ये सब मेमोरी के डिसऑर्डर्स हैं। सो रेट्रोग्रेड अमनीशिया में क्या होता है? सिंपली अगर मैं इसको बोलूँ तो रेट्रोग्रेड अमनीशिया लॉस ऑफ मेमोरीज होता है बिफोर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, बिफोर द पॉइंट ऑफ इंजरी और डिसरप्शन। मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट हुआ और हेड पे इंजरी हुई, तो उस इंजरी की पहले वाली यादें, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, पहले वाली यादें जो हैं थोड़ी थोड़ी हट जाएंगी, डिसरप्टेड हो जाएंगी। दिस हैपन्स कई बार तो ऐसा भी होता है कि यू नो कि उनका एक्सीडेंट हुआ है, मान लो कि हेड इंजरी हुई, उसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे, हॉस्पिटल में उनका इलाज वगैरह हुआ और उनको एक्सीडेंट हुआ यही नहीं याद होता, हेड इंजरी हुई यही नहीं याद होता, एक्सीडेंट याद नहीं होता, एक्सीडेंट के बाद मतलब एक्सीडेंट से पहले वाली भी, कि उस दिन वो घर से निकले थे, किस काम के लिए निकले थे, ऑफिस जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब कुछ टाइम पहले की मेमोरीज भी चली जाती हैं। ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन की अभी कंसोलिडेशन प्रोसेस जो होती है वो हुई नहीं होती कंप्लीट, और उसको इंटरप्ट हो गया होता है। हमने कंसोलिडेशन प्रोसेस का पूरा समझा, कितने सारे चेंजेस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो गया, देन डेंडराइट्स, न्यू ब्रांचेस एंड दिस एंड दैट, कितना कुछ तो हमने पढ़ा कि कंसोलिडेशन प्रोसेस इज नॉट अ जोक। ठीक है, कितनी सारी चीज़ों से गुजर के फिर एक मेमोरी जो है लॉन्ग टर्म में आपकी कंसोलिडेट होती है ना। वो प्रोसेस तो हुई नहीं, ब्रेन को टाइम मिला ही नहीं कि वो अभी लॉन्ग टर्म के लिए इतने सारे चेंजेस करके मेमोरी को लॉन्ग टर्म में डाले, और पहले ही एक्सीडेंट हो गया। तो वो सारी मेमोरीज जो वो अभी कंसोलिडेट नहीं हुई थी, दे विल गेट लॉस्ट, दे द पर्सन विल लूज वो सारी मेमोरीज। ठीक है, बट उसके पहले जो जो मेमोरीज कंसोलिडेट आपका ब्रेन कर चुका है वो मेमोरीज सेफ हैं। ठीक है, सिर्फ वो जो कंसोलिडेट नहीं हुई है, वो सिर्फ प्रोसेस में थी, वो सारी मेमोरीज चली जाएंगी। अब ब्रेन का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद ब्रेन की सर्जरी हुई, या ब्रेन को मतलब कोई जो हॉस्पिटल में जो भी इलाज हुआ, तो उस वक्त एक्सीडेंट के टाइम पे तो ये थोड़ा ना ब्रेन ने कंसोलिडेट कर लिया उसी टाइम पे, वो तो हेड इंजरी हो गई ना। तो घर से क्या करने निकले थे, किस काम के लिए निकले थे, वो सब अभी या एक्सीडेंट हो गया, ये सब सारा कंसोलिडेशन प्रोसेस में नहीं था, ये सब मेमोरीज उड़ जाएंगी, चली जाएंगी। तो इसको कहते हैं रेट्रोगेड, मतलब बिफोर इंजरी, मतलब कोई इंजरी या एक्सीडेंट होने से पहले का, बिफोर की सारी चीज़ें जो चली जाएंगी, जो कंसोलिडेट नहीं हुई थी, वो उसको कहते हैं रेट्रोगेड अमनीशिया। ठीक है, हिपोकैम्पस का इसमें क्रूशियल रोल होता है, क्योंकि वो न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरीज, फैक्ट्स या इवेंट्स की बनाता है। एंड इफ इट गेट्स डैमेज या डिस्कनेक्टेड टेम्परेरीली, जैसे कि कंफ्यूजन मतलब इंजरीज में, तो फिर ऐसा होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर से अगर आप समझना चाहते हो तो समझिए, मान लीजिए आप अभी अपने फ़ोन पे या अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं, ठीक है, या काम कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हैं, और आप सेव का बटन क्लिक करना भूल गए, और एकदम से आपका लैपटॉप हो गया शट डाउन, तो आपका जो डेटा था वो तो लॉस हो गया ना। हालांकि आजकल ऐसे नहीं होता, आप रिकवर कर सकते हैं फाइल को, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट्स दैट इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो यहाँ पे फिट बैठेगा। ठीक है, कि से अभी काम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन सेव का बटन अभी क्लिक नहीं किया था, तो और एकदम से पावर बत्ती गुल हो गई, एकदम चला गया पावर, ठीक है, शट डाउन हो गया लैपटॉप, या आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो जो डेटा था वो तो गया ना, जहाँ तक भी आपने सेव करा होगा वही आपके पास रहेगा। तो ऐसा ही कुछ होता है रेट्रोग्रेड अमनीशिया में। कॉजेज ऑफ रेट्रोग्रेड अमनीशिया क्या होते हैं? हेड इंजरी, कंफ्यूजन्स, ब्रेन ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, टीबीआई भी हो सकता है, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी,
ठीक है। अल्कोहलिज्म कॉर्सकॉफ एक सिंड्रोम होता है। एजिंग रिलेटेड तो ऑफ कोर्स होता ही है। सेकंड डिसऑर्डर एंटेरोगेड अमनीशिया। सिंपल सिंपल भाषा में इसको क्या कहेंगे, वो बिफोर था, ये आफ्टर इंजरी या इलनेस होता है। ठीक है, रेट्रोगेड में बिफोर, एंटेरोगेड में आफ्टर। सो द पर्सन कैन रिमेंबर ओल्ड मेमोरीज, इसमें उसको ही कैन रिमेंबर ओल्ड मेमोरीज फ्रॉम द इंजरी, इंजरी से पहले का उसको सब कुछ याद रहेगा, आगे वाला मेमोरीज न्यू इन्फॉर्मेशन की वो स्टोर नहीं कर पाता है। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि जो हिप्पोकैम्पस में डैमेज हुआ है या रिलेटेड एरियाज में हुआ है, इट प्रिवेंट्स द कंसोलिडेशन ऑफ न्यू डिक्लेरेटिव मेमोरीज। तो भाई कंसोलिडेशन तो चाहिए ही ना, कोई भी चीज लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाने के लिए, चाहे पास्ट में हुई हो, चाहे अभी हो रही हो, आगे हो रही हो, जब तक कोई भी चीज कंसोलिडेट नहीं होगी कोई भी मेमोरी, तब तक वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा नहीं बनेगी। इसका मतलब वो आपकी उड़ जाएगी वो मेमोरी। तो यहाँ पे भी वही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जब तक इंजरी से पहले वाला तो सब कुछ याद था, लेकिन इंजरी होने के बाद आगे आने वाली जो मेमोरीज हैं वो कंसोलिडेट नहीं कर पाता ब्रेन। क्यों? क्योंकि हिपोकैम्पस में डैमेज हो गया होता है। तो इस वजह से अब डैमेज भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं ना, तो इंजरी कहाँ पे हुई है, कौन से एरिया को हिपोकैम्पस के डैमेज किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट तो इंटेरोगेट अमनीशिया होता है। ओल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरीज इसमें सेफ रहती हैं, न्यू मेमोरीज जो है हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल था, एक यंग मैन था जिसको लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था, मतलब बिजली बिजली जैसे कड़कती है ना, तो बिजली गिर जाती है, तो ऐसे उसको हेड इंजरी हो गई थी उस दौरान। तो ही रिमेंबर्स वॉकिंग बिहाइंड हिज ब्रदर बिफोर द स्ट्राइक। उसको जब बिजली उसके सिर पे गिरी उससे पहले ये याद था कि वो अपने भाई के पीछे 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 चल रहा था। नेक्स्ट मेमोरी उसको सीधा 2 महीने की बाद की आई, मतलब 2 महीने बीत गए, 2 मंथ्स के लिए, जब तक उसका इलाज चलता रहा, उसको कोई याददाश्त ही नहीं थी, उसकी कोई मेमोरी ही नहीं कंसोलिडेट हुई, कुछ जो भी हो रहा था उसकी वो लॉन्ग टर्म में जा ही नहीं रहा था। ठीक है, मतलब कुछ भी हो रहा है वो लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहा। तो ही कैन नॉट रिमेंबर एनीथिंग दैट हैपेंड 2 मंथ्स के उस इंसिडेंट के बाद 2 महीने तक। तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, इंटेरोगेट अमनीशिया भी एक्सपीरियंस किया एंटायर पीरियड के लिए। एंटेरोगेट अमनीशिया एक ऐसा अमनीशिया है जो डिमेंशिया में भी देखने को मिलता है। डिमेंशिया क्या है? डिमेंशिया न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है जिसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है कॉग्निटिव फंक्शंस में, मतलब आपका सोच विचार, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कुछ में डाउनफॉल होता है। एंड इन विच सिवियर फॉरगेटफुलनेस होती है, मेंटल कंफ्यूजन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं। ये डिमेंशिया के प्राइमरी सिम्टम्स हैं। ठीक है, सो डिमेंशिया में एंटेरोग्रेड एमनीशिया देखने को मिलता है। इनफैक्ट मतलब दे कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज, और कुछ ओल्ड मेमोरीज भी चली जाती हैं, या फिर मिक्स ऑफ बोथ, दोनों भी हो सकता है डिमेंशिया में। ठीक है, मेरी नानी को डिमेंशिया है वैसे। ओके, अल्जाइमर्स, आई थिंक ये थर्ड है ना शायद हमारा, कि फोर्थ है? थर्ड है, थर्ड डिसऑर्डर है। ठीक है, अल्जाइमर डिसीज। नाउ अल्जाइमर इज अ डिसीज इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। ये एक टाइप है डिमेंशिया की, अल्जाइमर्स। नाउ मेमोरी प्रॉब्लम अल्जाइमर में क्या होती है? देखो, अर्ली स्टेज में तो एंटेरोगेट अमनीशिया होता है और लेटर स्टेज पे रेट्रोगेट अमनीशिया हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में तो डिफिकल्टी होती है न्यू मेमोरीज बनाने में, न्यू मेमोरीज नहीं बना पाएंगे, जो अभी अभी हुआ घटित हुआ उसको भी भूल जाएंगे, अपॉइंटमेंट्स भूल जाएंगे, अपनी कॉन्वर्सेशंस को भूल जाएंगे, मेडिसिन लेना भूल जाएंगे। ठीक है, बार बार वही कहानियां दोहराएंगे। मतलब जैसे आई गो टू, जैसे मान लीजिए यू गो टू मीट समबडी जिसको ये है, तो अब वो आपसे 10 मिनट बात करेंगे और 10 मिनट बाद पूछेंगे, अरे यू नो तुम कब आए, है ना? तो ऐसे करके दिस मैचेस द आइडिया दैट द हिपोकैम्पस एंड एसिटिकोलाइन न्यूरॉन्स बी टू फेल अर्ली। हिपोकैम्पस और एसिटिकोलाइन न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आती है लेटर। ये तो स्टार्टिंग की स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज है अल्जाइमर की। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है? अल्जाइमर पे एक मूवी थी, मुझे याद नहीं आ रही, पर मेरे माइंड में वो मूवी के सीन्स चल रहे हैं। एनीवेज, मैं ढूंढ के बताऊंगी, अच्छी मूवी थी, इस पे अल्जाइमर्स पे ही थी।
लेटर स्टेजेस पे क्या था, रेट्रोगेड अमनीशिया हो जाता है। रेट्रोगेड मतलब कि पुरानी चीज़ें भी डिसअपीयर। अभी तक तो ये था कि आप नई मेमोरीज नहीं बना पा रहे थे। कुछ अगर हमने बोला दवाई ले लेना कि खाना खा लिया, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट बाद दवाई ले लेना, भूल गए कि 10 मिनट बाद दवाई लेनी थी। डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कराई थी, भूल ही गए कि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। क्या बात हो रही है, बातें करते करते बात ही भूल गए कि ये बात हुई थी। उसके बाद लेटर स्टेजेस पे क्या होता है, पुरानी यादें भी भूलने लगते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस भूलने लगते हैं, जो मेजर लाइफ के इवेंट्स है इनफैक्ट वो भी कई लोग भूल जाते हैं कि उनकी जो लाइफ के मेजर इवेंट्स होते हैं। सो अल्जाइमर स्टार्ट तो होता है इंटेरोगेट से, बट लेटर ऑन ये रेट्रोगेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अर्ली स्टेजेस में इंटेरोगेट अमनीशिया होता है, पर लेटर ऑन रेट्रोगेट अमनीशिया हो जाता है उनको। अगर इसके प्रोग्रेशन की बात करें, मतलब ये बीमारी की कैसे कैसे बढ़ती है, तो ये स्टार्ट होती है हल्का हल्का फुल्का भूलने लगते हैं हम पहले, फिर हमारी कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, फिर हम डेली के जो काम है वो भूलने लगते हैं, और फिर इतनी डेंजरस लेवल पे हमारी भूलने की बीमारी चली जाती है कि मान लो हम मेडिसिन को 2 बार ले लेते हैं, मुझे याद ही नहीं मैंने दवाई खाई थी कि नहीं खाती, चलो मैं खा लेती हूँ दोबारा। तो भाई दिन में 1 बार दवाई लेनी है, आपने 2 बार ले ली। गैस पे कुछ रखा है, जब तक उसको जलने की स्मेल नहीं आएगी तब तक आपको याद ही नहीं, हाय गैस पे कब से रखा हुआ है दूध, नदियां बह गई उबल उबल के, पता ही नहीं है हमें तो। डेंजरस फॉरगेटिंग। ठीक है। लॉस ऑफ आइडेंटिटी मेमोरीज, अपने आप को भी भूलने लगते हैं, मैं कौन हूँ, कौन मेरे माँ बाप हैं, मेरी शादी हुई है कि नहीं हुई है, मेरे बच्चे हैं कि नहीं, मेरा घर गृहस्थी है कि नहीं, मैं कहाँ हूँ, क्या है मेरा वजूद, सब भूलने लगते हैं। फुल डिपेंडेंस ऑन केयर गिवर्स, जो भी उनका केयर टेकर होता है, जो भी उनकी सेवा में होता है, जो उनको ख्याल रख रहा होता है, उस पे वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं। एक चेहरा उनकी आंखों के सामने होता है और उनको ये पता होता है, वो उनका नाम वाम सब कुछ भूल जाते हैं, बस उनको ये पता है कि ये कोई एक चेहरा है, ये बार बार मुझे दिखता है और ये मेरा ख्याल रखता है ये चेहरा। वो चेहरे भी ऐसा नहीं कि वो उसको याद रहेंगे वो चेहरे, बट कंफ्यूजन बट हाँ, इसमें जो केयर गिवर्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और इसकी वजह से सिवियर इमोशनल और फाइनेंशियल स्ट्रेन्स आ जाता है फैमिली पे, क्योंकि फैमिली के साथ भी वो स्ट्रेंजर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, कुछ उनको समझ नहीं आता है, और फाइनेंशियली ये काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो जाता है, केयर टेक कर उनका ध्यान रखना, और इमोशनली एग्जॉस्टिंग तो होता ही है। व्हाट कॉजेज अल्जाइमर, अल्जाइमर क्यों होता है? रिसर्चर्स हैव फाउंड मल्टीपल फैक्टर्स। पहला तो कि ब्रेन चेंजेस की वजह से अल्जाइमर में जो हमारे बीटा एमलॉइड प्लाक्स हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, सब न्यूरॉन्स में मतलब प्लाक्स होते हैं, लेकिन अल्जाइमर जिसको है उसमें ये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। टाउ टैंगल्स होते हैं, दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन्स दैट इंटरफेयर विद न्यूरॉन कम्युनिकेशन। जो हमने 6 प्रोटीन्स की बात करी थी, ठीक है, जो जिसमें मैंने आपको नाम दिए हुए थे, वो तो एक प्रोसेस है मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से एलटीएम में जाने का, और वो सब हेल्दी प्रोसेस है, वो सब हेल्दी प्रोटीन्स हैं, पर यहाँ पे एबनॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं न्यूरॉन की कम्युनिकेशन में। सो उसको बोलते हैं ताउ टैंगल्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स के इशू होते हैं, मतलब एसिटिकोलाइन जो है ACH लेवल ड्रॉप होने लगता है, बट न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस इट डीजनरेट्स। ठीक है, तो लेवल ड्रॉप होता है। क्यों लेवल ड्रॉप होता है? बिकॉज जो न्यूरॉन्स एसिटिकोलाइन बनाते हैं उनका डीजनरेशन होने लगता है। एसिटिकोलाइन जो है इट इज एसेंशियल फॉर मेमोरी इन हिप्पोकैम्पस। जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक्स जैसे मतलब ऑनसेट अर्ली अगर हो गया है तो ये 5% केसेस होते हैं ऐसे जिधर जेनेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट केसेस आर नॉट स्ट्रांगली जेनेटिक। मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं, मतलब स्ट्रोक हो गया, डिहाइड्रेशन, मेडिकेशन की कोई इम्पैक्ट्स हो गई, न्यूरोलॉजिकल कोई कंडीशन है, सो तब भी यू कैन डेवलप डिमेंशिया इवन विदाउट अल्जाइमर। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो देर इज़ नो क्योर येट। इसका कोई फुल फ्लेज मतलब ऐसा कोई 100% वाला कोई क्योर नहीं है इसका, बट ट्रीटमेंट की वजह से हम सिम्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं या स्लो डाउन कर सकते हैं थोड़ा सा सिम्टम्स को 6 से 12 महीने तक के लिए। 6 ड्रग्स आर करंटली अप्रूव्ड किए गए हैं जो कि हेल्प करते हैं मेमोरी को टेम्परेरी डू नॉट प्रोड्यूस। ये सारे रिसर्च वाली चीज़ें हैं, मतलब दीज ऑल आर रिसर्च, ठीक है, जो सिस्ट्रेली में दी हुई है। मैनेजेबल रिस्क फैक्टर दीज इंक्रीज इन लाइक अल्जाइमर एंड अदर डिमेंशिया। हाई कोलेस्ट्रॉल प्लीज आप मेंटेन करिए अपना लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाई ब्लड प्रेशर है तो भी उसको ठीक करिए। स्मोकिंग मत करिए आप,
ठीक है, स्मोकिंग नहीं करनी। ओबेसिटी है तो उसको ठीक करिए, मोटापे को अपने। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि एक लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर है, टाइप 2 डायबिटीज़, उसको ख़त्म करिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज़ है तो प्लीज़ आप थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए। और अगर आपको न्यूज़पेपर में अगर आपको पता हो सुडोकू आती है, ठीक है, तो आप सुडोकू खेलो या कोई भी गेम ऐसी खेलो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते तो आप मेंटल एक्टिविटी तो ज़रूर खेलो, मेंटल एक्टिविटी करो, कोई ना कोई गेम्स खेलो ताकि आपकी दिमाग की एक्सरसाइज होती रहे। लाइफस्टाइल में अपनी थोड़ी चेंजेस करो, कम ऑयली खाओ, अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करो, ब्लड प्रेशर ठीक करो, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग की हैबिट है तो उसको हटाओ, मोटापा है तो उसको हटाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत चला फिरा करो, ये सब। ब्रेन प्रोटेक्शन, स्टेइंग मेंटली एक्टिव क्या करता है? बीडीएनएफ, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर होता है, उसको इंक्रीज करता है। इट्स काइंड ऑफ अ प्रोटीन दैट हेल्प्स इन मेमोरी फॉर्मेशन। तो ब्रेन की जो, अगर आप मेंटली एक्टिव रहते हैं जो लोग, उसमें ये इंक्रीज होता है तो फिर वो बुढ़ापे में भी उनकी यादाश्त ठीक रहती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई नई चीज़ सीख ली, कोई नई भाषा सीख ली, दो चार वर्ड्स नए सीख लिए, मोबाइल चलाना नहीं आ रहा बुजुर्गों का, थोड़ा बहुत मोबाइल करना सीख लिया, कुछ भी नया नया सीखते रहो। न्यूज़पेपर तो पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लो, कुछ पजल सॉल्व कर लो, कुछ ना कुछ जो आपकी मेंटल स्टिमुलेशन करे, डेली मेंटल स्टिमुलेट करे आपको, आपके दिमाग को, वो ऐसा कुछ ना कुछ करते रहो। ये कुछ प्रॉमिसिंग न्यू रिसर्चेज़ हैं, ठीक है, ये कि ये हेल्प कर सकते हैं ड्रग्स। देन नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी यूजुअली सर्वाइव्स। नॉन डिक्लेरेटिव जो मेमोरी होती है, यूजुअली ऐसे केसेस में वो सर्वाइव कर जाती है, पर डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है इम्पैक्ट होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डिक्लेरेटिव मेमोरी होती है, प्रोसीजरल मेमोरी यूजेस द डिफरेंट ब्रेन एरियाज। प्रोसीजरल मेमोरी हमने स्टार्टिंग में भी बात करी थी, सेरेबेलम में जाके स्टोर होती है, जो हमने 7 पॉइंट्स करे हैं ना, उसमें भी हमने यही बात कवर करी थी। ठीक है, तो इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं होती। बट जैसे एक केस दिया हुआ है कि एक म्यूजिशियन होता है जिसको बोथ अल्जाइमर होता है, बेसिकली एंटेरोगेट एमनीशिया भी होता है, रेट्रोगेट भी होता है। ठीक है, क्योंकि अल्जाइमर हमने अभी बात करा ना कि कहाँ से शुरू होता है अल्जाइमर। ओहो, शुरू होता है रेट्रो रेट्रोगेट से। हाँ, इंटेरोगेट से शुरू होता है और रेट्रोगेट पे खत्म होता है। खत्म होता है इन द सेंस कि मतलब वहाँ पे होता है। तो वही वही बात वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इंटेरोगेट और रेट्रोगेट दोनों ही अमनीशिया होते हैं उस म्यूजिशियन को, लेकिन फिर भी वो अपना सेलो मतलब इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो बजाना नहीं छोड़ता, म्यूजिक को रीड कर सकता है और नई चीज़ें सीख सकता है। बस वो एलटीएम में नहीं जाएंगी। अब आप ये बोलोगे कि न्यू चीज़ें कैसे सीख रहा है? भाई सीख रहा है, लेकिन एलटीएम में आपको वो सीख के वो याद रखे वो धुन कि मैंने ये धुन बजाई थी, वो नहीं होगा। उसको वो ट्यून याद नहीं रहेगी। वो बस बार-बार पेपर पे पढ़ेगा, जो उनकी लैंग्वेज होती है ना म्यूज़िक की, वो जो ऐसे-ऐसे नोट्स लिखे होते हैं, वो उसको पढ़े देखेगा, समझेगा और उस पे बजाएगा। देखा, बजाया, देखा, बजाया, देखा, बजाया। तो म्यूज़िक को रीड करना आता है, ठीक है? ओके, सो क्यों? क्योंकि म्यूज़िक को बजाना इज़ प्रिसिजन मेमोरी। नाउ व्हाई प्रिसिजन मेमोरी यूजेस, ये मैंने आपको बता दिया क्योंकि प्रिसिजन मेमोरी जो है सेरिबेलम में। अब जैसे मान लो कि किसी को अल्जाइमर है, वो क्या खाना खाना भूल जाएंगे? वो स्पून से खाना कैसे खाते हैं ये भूल जाएंगे? चलते कैसे हैं, मतलब एक स्टेप आगे फिर एक स्टेप पीछे, चलना भूल जाएंगे क्या? नहीं भूलेंगे। नहाना भूल जाएंगे? ब्रश करना भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये सारी प्रोसीजर मेमोरी है ना। तो प्रोसीजर मेमोरी नहीं भूलेंगे, डिक्लेरेटिव अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज हैं वो भूल जाते हैं। ये लास्ट है इन्फर्टाइल। अब मुझे याद भी नहीं कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है, पर जो भी है ये लास्ट है, इन्फेंटाइल एमनीशिया। ये क्या होता है कि जैसे सिंपल सी बात है, आपको अपने जब आप 2 साल के बच्चे थे, 3 साल के बच्चे थे, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमें हमें जो बचपन की यादें वो नहीं होती, मतलब छोटेपन की यादें नहीं होती हमें। और ये इन्फर्टाइल एमनीशिया उसको कहते हैं कि जब एडल्ट्स को अपने पहले 2-3 साल ज़िंदगी के याद नहीं होते। कहने को बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि नहीं नहीं मुझे याद है जब मैं 2.5 साल का था या जब मैं 3 साल का था ऐसा इंसिडेंट हुआ था। पर जब इस पे रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि वो बातें होती हैं, या तो उन्होंने फोटोग्राफ्स कहीं ना कहीं बचपन में देखे होते हैं, माँ बाप से किस्से सुने होते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने वो एक फिल्म की तरह वो उनके दिमाग में चीज़ें बन जाती हैं। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 साल के या 3 साल के छोटे बच्चे थे तो जो हुआ वो आपको याद होगा, वो हमें याद नहीं होता। ठीक है, इसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड मेमोरी। मैन्युफैक्चर्ड मेमोरी का क्या मतलब है? ऐसी, ये क्या हो रहा है?
मैन्युफैक्चर्ड मेमोरी का मतलब है ऐसी मेमोरीज़ जो मैन्युफैक्चर करी है। किसने मैन्युफैक्चर की है? हमने खुद ने। या तो हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखी हैं, ठीक है? और थर्ड पर्सन व्यू में मूवी की तरह हमने वो अपने माइंड में जो है एक मूवी की तरह क्रिएट करी है। जो मम्मी पापा से हमने सुना बचपन में ये ऐसी थी, बचपन में ये ऐसा था, ऐसा करता था, ये शरारतें करता था, और फिर हमने फोटोग्राफ्स देखे तेरे को और उन्होंने फोटोग्राफ से जुड़ी स्टोरी बता दी कि तेरे को पता है ये फोटोग्राफ्स में तू ये क्या कर रहा है, फलाना ढिमकाना, ये वो जो भी इस फोटोग्राफ से रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी है वो सुना दी। तो हम ऐसे सुन के इतनी बार सुन के वो हम थर्ड पर्सन व्यू में मूवी क्रिएट कर रहे थे, उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चर्ड। जेन्युइन मेमोरी क्या होती है? जो हमने एक्सपीरियंस करी होती है अपनी आँखों से, अपने मतलब फर्स्ट पर्सन पे। आप ऐसे कह सकते हैं आप बीती, है ना? जो जो इंसिडेंट आपने महसूस किया है, जो आपने जो आपको आपके साथ हुआ है, जो आपने महसूस किया है, वो आप उससे गुज़रे हो, तो वो जेन्युइन मेमोरी होती है, ठीक है? और ये सब रिसर्च के थ्रू ही हमें चीज़ें पता चलती हैं। व्हाई डज़ इन्फेंटाइल एमनीशिया हैपन? तो ऐसा होता ही क्यों है? ये वाला अमनीशिया मतलब हमें क्यों नहीं याद होते? जब हम 2 साल के थे तब क्या हुआ, 1 साल के थे तब क्या हुआ? तब से हमें मेमोरी क्यों नहीं होती? जब बच्चा बाहर आता है, पैदा होता है, उसको तब से ही मेमोरी क्यों नहीं बनाता वो? इसलिए क्योंकि इन्फैंट्स जो है होते हैं, इम्प्लिसिट मेमोरीज़ जो कि अनकॉन्शियस नॉन वर्बल होती है, उसमें इमोशनल रिएक्शन और सेंसरी मोटर स्किल्स होते हैं। दे फॉर्म इम्प्लिसिट मेमोरीज बिकॉज इम्प्लिसिट मेमोरीज जो होते हैं वो कॉन्शियसली असेसेबल नहीं होते, दे कैन नॉट बी रिकॉल्ड लेटर। इम्प्लिसिट मेमोरीज जो होते हैं दे कैन नॉट बी रिकॉल्ड लेटर, जिसमें इमोशनल रिएक्शंस, हम हंसे रोए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या सेंसरी मोटर स्किल्स, पहली बार मम्मा बोला या हमने चलना, वो आपको याद है मतलब जब आपने चलना शुरू किया? ऑब्वियसली नहीं। आपको नहीं याद कि आपने कब चलना शुरू करा। आपने पहली बार मम्मा कब बोला, लेकिन ये सब आपने सुना है, ठीक है? कि तूने पहले मम्मी नहीं, पहले पहले पापा बोला, पा बोला, माँ बोला, व्हाटएवर, ठीक है? सो ये चीज़ें। सो एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है? एक्सप्लिसिट मेमोरी जो डिक्लेरेटिव होती है वो बाद में डेवलप होती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक मैच्योर हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत है, और बच्चे जब पैदा होते हैं उनका ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं होता, न्यू न्यूरल कनेक्शंस बन रहे होते हैं, मतलब उनका ब्रेन में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, उनकी बॉडी अभी उतनी, उनकी हड्डियाँ उतनी मजबूत, कहते हैं ना, आपने सुना होगा, खूब मालिश वालिश करते हैं कि अभी बॉडी मजबूत नहीं है, हड्डियाँ मजबूत नहीं है, कच्ची हड्डी है एंड स्टफ लाइक दैट। आपने ये चीज़ें दादी-नानी या घर में अगर बच्चे हैं या वैसे सुना ही होगा। तो मैं वही बात बता रही हूँ कि डिक्लेरेटिव मेमोरी जो है उसके लिए एक मैच्योर हिप्पोकैम्पस की ज़रूरत है। वो अभी डेवलप तो हुआ नहीं है बच्चे का, तो इसलिए बच्चों को याद नहीं होता। उनके पास कोई लैंग्वेज स्किल्स नहीं होती। है ना? तो मतलब अभी उनके 2 साल के बच्चे तो आबा, बाबा, टाबा, टाबा जो भी बैबलिंग करते हैं, विदाउ बट डेवलप सिग्निफिकेंटली आफ्टर 2 साल की एज के बाद ये सिग्निफिकेंटली डेवलपमेंट्स होने लगते हैं। विदाउट एक्सप्लिसिट मेमोरी इन्फैंट्स कैन नॉट स्टोर लाइफ इवेंट्स इन अ रिकॉलेबल फॉर्म। जहाँ वो रिकॉल कर सके उस मेमोरी को, इस तरीके से वो स्टोर नहीं कर सकते अपनी मेमोरी इन्फैंट्स। रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन भी रहता है। कैथरीन नेल्सन ने इसको बताया है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी में हमारे सोशल इंटरैक्शन का भी रोल रहता है। मतलब जैसे बड़े लोग हाथों हाथ बच्चा गया, अब मान लो जॉइंट फैमिली है, कभी दादा उठा रहे हैं, कभी दादी उठा रही है, कभी चाचा उठा रहा है, कभी चाची उठा रही है, कभी कोई उठा रहा है उसको, तो कितने सारे लोगों के साथ उसकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, कॉन्वर्सेशन हो रही है। अब चाहे हमें भी पता है कि बच्चा आगे से जवाब नहीं देगा, ओह! क्या कर रहा है? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? कुछ ना कुछ हम बोलते रहते हैं, बच्चे से बातें करते रहते हैं, जैसे बच्चे हमें जवाब देंगे। बच्चे तो आगे से जवाब नहीं देते। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हँसेगा या हमारी शक्ल देख रहा होता है, बिटर, बिटर, बिटर देख रहा होता है, हमें स्टेयर कर रहा होता है। लेकिन हम उससे पूछते रहते हैं, हाँ जी, कुछ खाया? ये खाया? चिज्जी खाई? फलाना खाना है? घूमी करने जाना है? ये, वो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं हम, मतलब जो भी है बच्चों से, है ना? जो कि पता है कि बच्चा आगे से जवाब नहीं देगा, बट स्टिल वी टॉक। तो कन्वर्सेशंस विद एडल्ट्स या शेयरिंग एंड डिस्कसिंग पास्ट इवेंट्स जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें, लैंग्वेज अभी डेवलप तो हुई नहीं होती, तो ये सारी फेड अवे हो जाती है। विदाउट लैंग्वेज एंड सोशल स्टोरी टेलिंग अर्ली मेमोरीज स्टे नहीं कर सकती, अनस्ट्रक्चर्ड एंड फेड अवे हो जाती है। क्योंकि 2 साल से पहले के बच्चे की, 1 मिनट रुको। ओके, सो विदाउट लैंग्वेज एंड सोशल स्टोरी टेलिंग, मेमोरीज जो है अनस्ट्रक्चर्ड रहते हैं एंड दे फेड अवे। तो बेसिकली नट शेल में एक सिंपल सी बात आप ये समझ लो कि पीपल
इन्फेंसी में क्यों नहीं रिकॉल कर पाते मेमोरीज, क्योंकि मेमोरी सिस्टम इमेच्योर होता है। अर्ली मेमोरीज इम्प्लिसिट होती हैं ना कि एक्सप्लिसिट होती हैं। लैंग्वेज हिप्पोकैम्पस जो है अंडर डेवलप्ड होते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी जो होती है वो थ्रू सोशल इंटरेक्शन फॉर्म होती है, और सोशल इंटरेक्शन के लिए हमें लैंग्वेज चाहिए जो कि अभी अंडर डेवलप होती है। सो दीज आर द रीजन कि इनफर्टाइल amnesia होता है और हमें याद नहीं रहती। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद द चैप्टर नंबर 6। कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। ओके, सो अब हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है इस चैनल से, कुछ भी समझ आता है, सीखने को मिलता है, कुछ भी अच्छा लगता है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थम्स अप दे दिया करो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हेल्प माई चैनल ग्रो। दैट्स द बेयर मिनिमम यू कैन डू, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय।